कक्षा 12वीं के एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तरों का अपन अध्ययन करेंगे। जिसे सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रगति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत क्या है? जनता को आर्थिक आज़ादी थी, जबकि बाकी ये सब सही है। सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, ये सही है। ख उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना, ये बात भी सही थी। और घ में अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता है, ये बात भी सही है। अब निम्नलिखित को काल क्रमानुसार जमाएं। देखिए इसमें क्या आएगा आपका। सबसे पहला हुआ था अपने रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, जो बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानी जाती है। दूसरे हुए थे अफगान का संकट, ये हुआ था 1979 में। तीसरा हुआ था बर्लिन की दीवार, ये क्या हुई थी? बर्लिन की दीवार जो गिरी थी वो 1989 में गिरी थी, है ना। ये सोवियत संघ के विघटन का प्रतीक भी थी। फिर है आपका सोवियत संघ का विघटन, ये कब हुआ था? ये 1991 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। अब पढ़ते अपन इसमें तीसरा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन के परिणाम नहीं है? तो इसमें से जो परिणाम नहीं है वो क्या आएंगे? इसमें से इसके परिणाम जो है मध्य पूर्व में संकट। बाकी परिणाम वाले जो प्रश्न हैं इसमें देखो ये परिणाम थे ना, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या थे? परिणाम संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म और विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव। अब इस निम्नलिखित में से मेल बिठाएं, जैसे सही जोड़ी। सही जोड़ी में मिखाइल गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव का क्या आएगा? सुधारों की शुरुआत, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी ये कब हुई थी? 1990 में हुई थी। और इसका संबंध किससे है? आर्थिक मॉडल से है। रूस का है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बोरिस एल्सिन, ये क्या है? बोरिस एल्सिन में आएगा आपका रूस के राष्ट्रपति। वार्सा, ये किससे संबंध है? वार्सा है सैन्य समझौता। फिर प्रश्न नंबर 5वें पे है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसमें क्या है? सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवाद की विचारधारा पर आधारित थी। ये किस विचारधारा पर आधारित थी? समाजवाद की विचारधारा पर। इसमें ख है सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन, ये क्या कहलाता है? वार्सा पैक्ट कहलाता है। इसमें ग में है कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। किस पार्टी का दबदबा था? कम्युनिस्ट पार्टी का, है ना। फिर है मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। देखिए अभी अपन ने इससे पहले पढ़ा था सुधारों की शुरुआत किसने की थी? मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी। फिर खालिस्तान का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। किसका? बर्लिन की दीवार का गिरना था। ये कब गिरी थी? 1989 में। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में। देखिए तिथि के हिसाब से जमाओ, तो क्या है? अगर अपन बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? अब सबसे पहले घटना घटी थी यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, ये 25 मार्च 1957 को हुई थी। फिर यहाँ पर इसके बाद अगर अपन पढ़ते हैं तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में। फिर इसके अलावा पढ़ते हैं अपन तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई थी। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे तो विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश 11 दिसंबर 2001 को हुआ था, है ना। फिर है आसियान वे या शैली क्या है? ये क्या है? आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है।
अब इस इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? किसने अपनाई थी? चीन ने। और किस सन में अपनाई थी? 1978 में। अब पढ़ेंगे अपन खालिस्तान। 1962 में भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश और कुछ इलाकों में, और में क्या आएगा, लद्दाख के अक्साई क्षेत्र में, है ना। इसके बाद है आपका दूसरा ख में आसियान क्षेत्रीय मंच के कामों में क्या है, आर्थिक विकास को तंज करना और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। फिर है चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त किया। फिर है इसमें क्या आएगा, मार्शल योजना के प्रभाव में 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। फिर है आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान का एक स्तंभ है जो इसके सदस्य देशों की सुरक्षा के मामले में देखता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन, देश की पहचान करें। राजतंत्र, लोकतंत्र समर्थक समूह और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना। इसमें क्या आएगा, नेपाल। चारों तरफ भूमि से घिरा देश कौन सा है? नेपाल। फिर पढ़ेंगे दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। इसमें क्या आएगा, श्रीलंका। श्रीलंका है ना, ये कब हुआ था? 1977 में। फिर है सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी। यहाँ किस देश की बात हो रही है? पाकिस्तान की। फिर है दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित इस देश की सीमाएं दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों में भारत में मिलती है। ठीक, इसका करेक्ट आंसर आएगा भारत। फिर है पहले इस द्वीप में शासन की वागडोर सुल्तान के हाथ में थी, अब यह गणतंत्र है। इस देश का नाम आएगा मालदीव। फिर है ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण इस देश को गरीबी कम करने की में मदद मिलती है। इसमें आएगा बांग्लादेश। फिर है एक हिमालयी देश जहाँ संवैधानिक राजतंत्र है, यह देश भी हर तरफ से भूमि से घिरा है। इस देश का नाम आएगा भूटान। फिर दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें आएगा दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीति प्रणाली चलती है। अब ये बाकी दक्षिण एशिया के बारे में सब सही कथन है, जिसमें से क्या है, बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साप्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुए थे। फिर दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसमें देखिए कुछ खास बातें और हैं। म्यांमार ने सेना ने बाजी मारी, ये कब म्यांमार ने सेना में बाजी मारी? ये 18 सितंबर 1988 में। और पाकिस्तान ने सेना में बाजी मारी थी 1958 में, 1977 में और 1999 में। यदि पाकिस्तान का जो सैनिक शासन रहा वो कब कब हुआ था? 1958, 1977, 1999 में। और म्यांमार की बात करते हैं जहाँ पर सेना ने शासन किया 18 सितंबर 1988 में। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसमें है निषेधाधिकार वीटो के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। इनमें प्रत्येक के आगे में सही गलत का चिन्ह लगाना है। इसमें से अपने को सत्य और असत्य चुनना है ना। देखो, सुरक्षा परिषद के सिर्फ स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है। सबको मालूम है कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों को ही वीटो का अधिकार प्राप्त है, ये सही आएगा। और इसके 5 सदस्य देश होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका। ये सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश होते हैं। इसमें आएगा दूसरा, यह एक तरफ की नकारात्मक शक्ति है। हाँ,
यह एक तरह की नकारात्मक शक्ति है। अब इसमें ग में है, सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग करता है। बिल्कुल नहीं, महासचिव वीटो का प्रयोग नहीं करता। ये बात क्या आएगी? असत्य आएगी। एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है। बिल्कुल सत्य बात है। इसमें एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव नामंजूर हो सकते हैं। ये बात सत्य है। अब इसमें दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाएं। सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मामलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है। हाँ, बिल्कुल बात सत्य है। फिर मानवतावादी नीतियों का क्रियान्वयन विश्व भर में फैली मुख्य शाखाओं तथा एजेंसियों के मार्फत होता है। ये बात भी सत्य है। फिर गए, सुरक्षा के किसी मामले पर 5 स्थायी सदस्य देशों का सहमत होना उसके बारे में लिए गए फैसले के क्रियान्वयन के लिए जरूरी है। सत्य है। फिर घर में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र के बाकी प्रमुख अंगों और विशेष एजेंसियों के स्वतः सदस्य हो जाते हैं। ये बात गलत है। अब इसमें बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की सही सदस्यता के प्रस्ताव को ज़्यादा वजनदार बनाता है? भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था, ये भारत को सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनाने में जो है सबसे मजबूत पहलू है। फिर परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से समृद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम है। इसमें आएगा अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। अब इसमें है, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? इसमें इसका करेक्ट आंसर आएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। फिर है, रिक्त स्थान, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? शांति स्थापना। क्या है? शांति स्थापना, है ना। अब बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद क्या है? महासचिव। और इसके वर्तमान में जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेश। अब फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। फिर है, इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। फिर है, मानव अधिकारों की रक्षा में सक्रिय 2 स्वयंसेवी संगठन है, एनेस्टा इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स। अब संयुक्त राष्ट्र की मुख्य शाखाओं और एजेंसियों का सुमेल उनके काम से करें। अगर अपन आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कार्य की बात करते हैं तो ये क्या करता है? सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या करता है? सदस्य देशों के बीच मौजूद विवादों का निपटारा करता है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। ये क्या कार्य करती है? परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा। इसके अलावा सुरक्षा परिषद का क्या काम है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, ये क्या है? इसमें आएगा आपका सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान बनाना।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? वैश्विक वित्त व्यवस्था को देखरेख करता है। इसके बाद आम सभा, आम सभा क्या होती है? आम सभा वैश्विक मामलों पर बहस मुबाहिसा। फिर इसके विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन में क्या होता है? सबके लिए स्वास्थ्य। फिर सचिवालय, सचिवालय में क्या आएगा आपका? सचिवालय में आएगा संयुक्त राष्ट्र के मामलों का समायोजन और प्रशासन, इसका कार्य ये है। अब यहाँ पर सत्य असत्य पढ़ेंगे। पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है? निम्नलिखित में से सबसे बेहतर विकल्प चुने। इसमें आएगा मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। अब पढ़ेंगे अपन सत्य असत्य वाले प्रश्न। इसमें से 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन और उनके बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया था, बिल्कुल सत्य है। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में हुआ था, ये बात भी सही है, सत्य कथन है ये भी। फिर वैश्विक पर्यावरण मुद्दों ने पहली बार राजनीतिक धरातल पर ठोस आकार ग्रहण किया, ये भी सत्य है। यह महासम्मेलनी बैठक थी, ये बात असत्य है। विश्व की साझी विरासत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? देखो, धरती का वायुमंडल, अटलांटिक समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष को विश्व की साझी विरासत माना जाता है, बात सत्य है। विश्व को साझी विरासत किसी राज्य के संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आते, ये बात भी सत्य है। विश्व की साझी विरासत के प्रबंधन के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच मतभेद थे, ये भी सत्य है। और उत्तरी गोलार्ध के देश विश्व की साझी विरासत को बचाने के लिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों से कहीं ज़्यादा चिंतित थे, ये बात असत्य है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? देखो, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। ये क्या है? वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। इसके बाद वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है। फिर वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें आएगा वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? प्रौद्योगिकी है। फिर वैश्वीकरण का कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। अब है वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये क्या है? वैश्वीकरण ने आलोचकों का तर्क है कि इसमें सांस्कृतिक समरूपता आएगी, जबकि वैश्वीकरण के बारे में ये सारे कथन क्या क्या सही हैं? वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि इसमें आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है इसमें आर्थिक असमानता और ज़्यादा बढ़ेगी। वैश्वीकरण फेराकारों का तर्क है कि इसमें सांस्कृतिक समरूपता आएगी। यदि वैश्वीकरण से किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आप इस प्रकार के इसमें उत्तर लिख सकते हो, ये किसी प्रश्न का उत्तर भी बन सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखो, विभाजन का इसमें कौन सा कथन गलत है? ये विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी, ये बात बिल्कुल गलत है कि विभाजन के बाद दोनों देशों में अदला बदली होगी। बाकी इसके अलावा ये भारत विभाजन में ये बातें सब सही हैं। देखिए, भारत विभाजन द्विराष्ट्र का सिद्धांत का परिणाम है, बिल्कुल सत्य है। धर्म के आधार पर दो प्रांतों मतलब पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ, ये बात भी सही है। फिर है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, बिल्कुल सही है।
अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसमें निम्नलिखित में से सिद्धांतों के साथ उचित उदाहरणों का मेल करें। धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण, ये किस देश से बात आएगी? ये आएगी भारत और पाकिस्तान के देश से संबंधित है। फिर बताइए, विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण हुआ था, ये आएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश। फिर है भौगोलिक आधार पर किस देश के क्षेत्रों का सीमांकन हुआ था, ये आएगा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। फिर किसी देश के भीतर प्रशासनिक राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन हुआ था, तो ये बात आ गई झारखंड और छत्तीसगढ़। फिर यहाँ पर है 1952 के पहले आम चुनाव। हाँ देखो, इसमें ये भी क्वेश्चन पड़ सकता है कि चलो बताओ भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत में पहले आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ खालिस्तान के लिए भी चुनाव कराए गए थे, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं राज्य विधानसभा का। फिर दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही इस पार्टी का नाम क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने पहले जो लोकसभा का जो पहला आम चुनाव था उसने सबसे अधिक दूसरे नंबर की पार्टी रही है जिसने 16 सीट जीती थी, जिसका नाम था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। फिर बताइए कि स्वतंत्र पार्टी का एक निर्देशक सिद्धांत है, कामगार तबके या हित रियासतों का बचाव या राज्य के नियंत्रण से मुक्त है, अर्थव्यवस्था संघ के भीतर राज्यों की स्वायत्तता है। फिर आप यहाँ पर अपने को यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई हैं, पहले में नेताओं के नाम दर्ज करना और दूसरे में दलों के। दोनों सूचियों को मेल बिठाएं। इस पे ए से डांगे का संबंध किससे है? ए से डांगे का संबंध है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। इसका संबंध किससे है? ए से डांगे का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसका है भारतीय जनसंघ पार्टी से है। मीनू मशानी का किससे है? मीनू मशानी का है स्वतंत्र पार्टी से है। अशोक मेहता का किससे है? अशोक मेहता का है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से है। फिर यहाँ पर अपन और भी पढ़ेंगे, सत्य एकल पार्टी के प्रभुत्व के बारे में यहाँ 4 बयान लिखे गए हैं, प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाएं। विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव एकल पार्टी प्रभुत्व का कारण था, ये बात सही है। फिर है जनमत की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ, ये बात बिल्कुल असत्य है। फिर बताइए, एकल पार्टी के प्रभुत्व देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है, ये बात है असत्य। फिर बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही नहीं है? बिल्कुल, ये बयान बिल्कुल गलत है। इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया है। आप इसमें अब ये कौन कौन सी बॉम्बे प्लान से सही बातें हैं? यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था। इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपति ने की थी। इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया था। देखो, बॉम्बे प्लान से अगर कभी आपको प्रश्न आए कि बॉम्बे प्लान क्या है, तो आपको इसके बारे में लिख सकते हो आप कि यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था। इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी और इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन है, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? कौन सा विचार शामिल नहीं था? उदारीकरण का। बाकी ये विचार सम्मिलित थे, नियोजन का था, सहकारी खेती का था, आत्मनिर्भरता का था। अब बताइएगा, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने का विचार ग्रहण किया गया था। इसमें क्या आएगा? इसमें
देखो ये सारी चीज़ें आएंगी, बॉम्बे प्लान आएगी, सोवियत खेमे के देशों के अनुभव से आएगा, समाज के बारे में गांधीवादी विचार से है, और किसान संगठनों की मांगों से। इसमें उपयोग तो सभी है ना। फिर लिखिएगा सही मेल करना है। देखो चरण सिंह का संबंध किससे है? किसान से है। पीसी महालनोबिस, इनका जो संबंध था औद्योगिकरण से था, है ना, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जिनका संबंध था। और अगर पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो कृषि से संबंधित थी। बिहार का अकाल क्या आएगा? बिहार का अकाल आएगा जोनिंग। फिर वर्गीज कुरियन, ये सहकारी डेयरी है ना, इनका दुग्ध उत्पादन से भी संबंध आता है, तो यहाँ पर वर्गीज कुरियन का सहकारी डेयरी से संबंध आएगा। अब बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बयानों के आगे सही या गलत निशान लगाएं। गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के कारण भारत सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दोनों की सहायता हासिल कर सका। ये बात बिल्कुल सही है। जब भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई तो रूस और अमेरिका दोनों संगठन की उन्हें मदद मिली, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की। अब अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध शुरुआत से ही तनावपूर्ण रहे, ये बात असत्य है। यानी पहले अच्छे थे, बाद में पड़ोसी देशों के साथ संबंध गड़बड़ रहे। फिर शीत युद्ध का असर भारत और पाक संबंधों पर भी पड़ा। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। फिर 1971 की शांति और मैत्री की संधि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की निकटता का परिणाम थी? नहीं, ये जो संधि हुई थी सोवियत संघ और भारत के बीच में हुई थी, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। अब अपन पढ़ेंगे निम्नलिखित का सही जोड़ा। 1950 से 1964 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य था, ये क्या था? क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा तथा आर्थिक विकास। फिर पंचशील देखो, भारत और चीन के बीच क्या है? ये सिद्धांत था ना, 29 अप्रैल 1954 में हुआ था। तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत थे, है ना। जिस समय भारत के प्रधानमंत्री क्या थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। फिर बात करते हैं अपन बारडूंग सम्मेलन क्या हुआ था? ये 1955 में हुआ था। और इसका किससे संबंध था? इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई थी। इसकी परिणति गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हुई। फिर पढ़ेंगे अपन दलाई लामा का संबंध किससे? तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत चले आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर अपन एक कुछ जरूरी चीज पढ़ते हैं अपन। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को। ये कहाँ पर हुआ था? राजस्थान के पोखरण में, जिसका कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। और उस समय अपने भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। अब दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था 11 मई 1998 में हुआ था पोखरण, और इसको ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1967 के चुनावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से बयान सही हैं? इसमें आएगा कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के समर्थन से एक गठबंधन की सरकार बनाई। अब निम्नलिखित का मेल करें। इसमें क्या करना है? अपने को सही जोड़ी बनाना है ना। अब सिंडिकेट का संबंध कहाँ से आएगा? सिंडिकेट क्या है? कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह। सिंडिकेट किसे कहते हैं? कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह है, जिसे सिंडिकेट कहते हैं। यदि मान लो आपसे सिंडिकेट के बारे में डायरेक्ट प्रश्न आ जाए तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह। दल बदल में क्या होता है? कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीता हो और उस पार्टी को छोड़कर अगर दूसरे दल में चला जाए, उससे क्या कहेंगे अपन? दल बदल कहेंगे। नारा, अब नारा क्या है?
नारा है। लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला एक क्या है, मन भावन मुहावरा है। जैसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, है ना। अब बात करते हैं गैर कांग्रेसवाद। गैर कांग्रेसवाद क्या है, कांग्रेस और इसकी नीतियों के खिलाफ अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों का एकजुट होना। अब बात करते हैं अपन निम्नलिखित नारे में से किन नेताओं का संबंध है। देखो, सबको मालूम है जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इंदिरा हटाओ, इसका संबंध किससे था, सिंडिकेट ने ये बात कही थी। गरीबी हटाओ का नारा 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिया था। अब बात करते हैं 1971 के ग्रेट अलायंस के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है, इसमें आएगा, इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। अब है, किसी राजनीतिक दल को अपने अंदरूनी मतभेदों का समाधान किस तरह करना चाहिए। यहाँ कुछ समाधान दिए गए हैं, प्रत्येक पर विचार कीजिए और उनके सामने उसके फायदों और घाटों को लिखिए। इसमें आएगा आपका पार्टी के अध्यक्ष द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएं कि आपातकाल के बारे में निम्नलिखित में से कथन सही हैं या गलत हैं। देखिए, आपातकाल की घोषणा 1975 में इंदिरा गांधी ने की थी, बिल्कुल बात सही है। 1975 में जब आपातकाल लगा था, जब उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उस समय जो देश के राष्ट्रपति थे भारत के, फरुखुद्दीन अली अहमद थे। अब है, आपकी आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निष्क्रिय हो गए हैं, ये बात भी सही है। फिर लिखिए, इसमें है, बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के मद्देनजर आपातकाल की घोषणा की गई थी, यह सत्य है। आपातकाल के दौरान विपक्ष के अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, बिल्कुल सही है। विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। सीपीआई ने आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया। हाँ, सीपीआई दल ने आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता, तो कौन सा नहीं खाता, नक्सलवादी आंदोलन आपातकाल की घोषणा से मेल नहीं खाते। बाकी सभी आपातकाल की घोषणा से मेल खाते। कौन कौन सा, संपूर्ण क्रांति का आह्वान। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। 1974 में रेल हड़ताल, उस समय जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, तो उन्होंने, हाँ, 1974 की रेल हड़ताल है ना। फिर इसके बाद है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ये जो अपन ने बताया 1974 की रेल हड़ताल थी ना, इसका लाल बहादुर शास्त्री से कोई संबंध नहीं था। फिर है इलाहाबाद और उच्च न्यायालय का फैसला, ये बात भी आपातकाल से सही है। और शाह आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्ष। फिर पढ़ते हैं अपन संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का संबंध किससे है, अभी मैंने बताया था कि इसका संबंध जयप्रकाश नारायण से है। गरीबी हटाओ का संबंध किससे है, बिल्कुल इंदिरा गांधी जी से है। छात्र आंदोलन बिहार आंदोलन से है। रेल हड़ताल ये है जॉर्ज फर्नांडिस से है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन, ये कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान के जो दोनों बुक के नाम है, एक बुक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति है और एक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। दोनों बुक से सही जोड़ी, सत्य सत्य, विकल्प, खालिस्तान, इन प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हल करवाए गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं।